वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ, जहां पर हम रोज बरोज बातचीत करते हैं आईपीओ बाजार से जुड़ी खबरों पर, आईपीओ बाजार से जुड़े इवेंट्स के ऊपर, या जो आईपीओस खुलते हैं उनको लेकर भी। आज का दिन भी क्रूशियल, एक लिस्टिंग और एक नया आईपीओ, और प्लस बाजार साल भी एंड हो रहा है, तो आस्था हमसे ज़रा इसके ऊपर डिस्कशन भी कर लिया जाए और साथ साथ शौर्य को भी जोड़ लिया जाए। तो शौर्य, पहले तो आज जो लिस्टिंग हुई, क्या डिटेल है वहाँ पर आपके पास? जी बिल्कुल, आज लिस्टिंग में एक बात कह सकते हैं, साल की धमाकेदार एंडिंग करी है और जिन इन्वेस्टर्स को मिला होगा, जिन्होंने बेच लिया, उनकी न्यू ईयर की पार्टी का इंतजाम तो हो गया क्योंकि 86% की प्रीमियम पर लिस्ट हुई थी कंपनी। और उसके बाद अगर देखें तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली है, 6% गिरा है। प्राइस था, इशू प्राइस 785, ओपन हुआ 1460 पर और फिर 1370 पे हुआ है अभी इसका ट्रेडिंग प्राइस। इसमें अगर बात करें, टोटल 175 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। हम कहावत में कहते हैं एक अनार 100 बीमार, यहाँ तो उससे भी ज़्यादा टाइम सब्सक्रिप्शन था। और अगर हम QIB की बात करें, QIB ने 300 गुना सब्सक्राइब किया था। तो यानी इस कंपनी को देखे बहुत ही ज़्यादा QIB इसको इंटरेस्ट नजर आ रहा है क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल की अगर बात करें वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। रिटेल को इतना समझ नहीं आया ऐसा लग रहा है क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल है B2B और एरोस्पेस और डिफेंस के प्रिसीजन इक्विपमेंट्स बनाती है, वो भी पूरे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। अभी छोटी कंपनी है लेकिन अभी से इसका कल्चर ऐसा है कि पूरा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पूरा काम करना, जो वेंडर्स को जोड़ते हैं उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। अभी से अपने आप को उन्होंने पूरा अच्छा बेस प्रिपेयर किया है कि जब ग्रो करेंगे तब भी उस बेस के साथ काफ़ी फ्लेक्सिबली कस्टमर्स के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाने के कारोबार में है। तो इन इन्वेस्टर्स को लग रहा है, क्योंकि जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं वो हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से परखते हैं, इसी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडिंग है। अब जब स्केल बढ़ा तो उनका एसेट टर्नओवर भी इंप्रूव होता हुआ नजर आया, जैसे जैसे हमने देखा था कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हुआ। तो ये सारी बातें निवेशकों को अच्छी लग रही हैं QIB को। साथ में उन्हें दिख रहा है कंपनी के लिए प्रॉस्पेक्ट है, ग्रो करेगी, अभी से अच्छे फंडामेंटल है, तो उस वजह से 300 गुना से ज़्यादा हमने QIB का सब्सक्रिप्शन होते हुए नजर आया था। आपका पार्टी का जुगाड़ हुआ इसमें? मेरे को नहीं मिला। चलिए, पार्टी तो हो रही है, जुगाड़ हुआ नहीं हुआ वो बात नहीं है, मैं पार्टी पूछ रहा था वैसे जी। आशा मैम, यूनिमेक आज तो एक्साइटमेंट है, 90% ऊपर लिस्ट हुआ है तो सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं मतलब इंश्योर कर सकता हूँ ये चीज़ कि आज से 20 दिन बाद इसके ऊपर भी सवाल आएंगे कि हमने लिया था, गेन आया, हम नहीं निकाल पाए, अब हम फंस गए, क्या करें, या गेन हमारा कम हो रहा है। सो जिनको मिला उनके लिए क्या राय है? जो आज 90% का गेन देखकर एंटर कर गए फंडामेंटल सोचकर, उनके लिए क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो सुमित जी, जब हमने चर्चा की थी, मैं इस आईपीओ पे बहुत पॉजिटिव थी। मैंने इसको दूसरे नंबर की रैंकिंग दी थी और तब तो ये आईपीओ भी नहीं खुला था। तभी मैंने बोला था इसके लिए फंड जरूर रखिएगा, क्योंकि हम तब शायद फ्राइडे को चर्चा कर रहे थे और ये मंडे को ओपन होने वाला था। तो आईपीओ मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा था, ग्रोथ काफी सॉलिड थी। ऑल्दो हम जानते हैं कि छोटी कंपनी है तो बेस कम छोटा रहता है, इसलिए ग्रोथ अच्छी आती हुई नजर आती है, लेकिन कारोबार भी बहुत बढ़िया था। एरोस्पेस टूलिंग में जो कि सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो बनाते हैं, और बहुत जिसे हम कहते हैं प्रीमियम इंडस्ट्रीज, लाइक आपका सेमीकंडक्टर हो गया, एरोस्पेस इंडस्ट्री, वहां पे इनका बेसिकली जो प्रोडक्ट्स है वो काम में आते हैं। तो मुझे ये कंपनी काफी अच्छी लग रही थी, तो मैं बहुत पॉजिटिव थी, तो लिस्टिंग उसी हिसाब की हुई है। लेकिन 80% रिटर्न, 70% रिटर्न, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस मार्केट में? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुनाफा वसूली जरूर करिए, क्योंकि देखिए सनातन और अभी जो कॉनकॉर्ड में हुआ, ऑल्दो अभी भी वो दोनों इश्यू प्राइस के ऊपर ही चल रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमने हाई में नहीं निकाला, क्योंकि लिस्टिंग के दिन तो बहुत बढ़िया लिस्टिंग हुई, उसके बाद नीचे आने लगा। तो वो मामला नहीं रखना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो पूरी करिए ताकि आपका कैपिटल सेव हो जाए, और जो रहेगा वो बोनस रहेगा। बाकी ये गुड लॉन्ग टर्म स्टोरी भी है, तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छा हो सकता है, लेकिन मार्केट का अगर मूड अच्छा नहीं रहा तो हो सकता है आने वाले 2-3 दिन में ये थोड़ा नीचे भी आए। मैं एक संभावना जता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही होगा। तो अभी हमें सेफ प्ले करना है क्योंकि मार्केट ठीक नहीं है, इसलिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगी एट दिस लेवल। आशा मैम, आपको कभी फील नहीं हुआ वो रिग्रेट कि मेरा कोई आईपीओ लगा, मैंने बेच दिया, फिर वो नीचे आ गया, अब क्या करूं? ये रिग्रेट आपको कभी नहीं आया? देखिए, हम लोग तो आईपीओ में नहीं लगाते हैं क्योंकि अलाउड भी नहीं है, लेकिन आते नहीं, ही हैं कभी बहुत हिस्ट्री लोगों को में, रिग्रेट। पहले 10 साल पहले, 20 साल पहले? नहीं, मेरे को कभी इतना, मैंने आईपीओ सीरियसली मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया। उल्टा मेरा रिग्रेट ये रहता है कि जो मैंने रिकमेंडेशन दी वो उस हिसाब से नहीं होता है, तो वो मुझे बहुत रिग्रेट होता है। आईपीओ में लगे नहीं लगे वो मेरे लिए इतना पॉइंट नहीं रहता कभी। बस लेकिन इसका एक रिकमेंडेशन की जाने की बहुत अच्छा कोशिश एग्जाम्पल वही थी। आपको देता हूँ आशा मैम।
जब जुबिलेंट फूड का आईपीओ लिस्ट हुआ था तो वो आईपीओ डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था, ये 2010 की बात है, और उसके बाद वो नीचे चला गया था। फिर वहाँ से वो चलना जब शुरू हुआ तो 14 साल का सबसे अच्छा आईपीओ बन के सामने आया। इसी तरह से पेज इंडस्ट्री भी डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ, स्लोली एंड स्टेडली चलते चलते वो आज आपको पता है कि पेज इंडस्ट्री क्या चीज़ है। सो बहुत सारे बड़े बड़े आईपीओ एक समय में अच्छे डिस्का प्रीमियम पे लिस्ट होते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर चलते हैं, लेकिन वो जर्नी में 14-15 साल निकाल देते हैं। उस जर्नी का वेट कोई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो गेन मिलना होता है वो मिल नहीं पाता है, और इसीलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से घबरा कर हम रिग्रेट में फंस जाते हैं कि ये रिग्रेट है, हम बेच नहीं पाए या ऊपर का गेन हमें नहीं मिला। सो इस तरह मार्केट इज़ ऑलवेज अ रिग्रेटिंग मशीन। तो कभी भी आप अच्छा पाओगे तो भी रिग्रेट है, ज़्यादा पाओगे तो भी रिग्रेट है, कम पाओगे तो भी रिग्रेट है, वो रिग्रेट कभी ख़त्म नहीं होता। एनीवेज, एक केन्स टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप हाँ देखिए मैम, वो केन्स आईपीओ पार्ट टेक्नोलॉजीज, जो दौड़ा था, मतलब केन्स का एक ऐसा एग्जांपल है। मुझे लगता है बहुत लोगों ने रिग्रेट ये किया होगा, क्योंकि हर ऊपरी स्तरों पे इतना तेज हो जाएगा, मेरे हिसाब से किसी ने नहीं सोचा था। वो 500 या 700 रुपए के आसपास आया था और वो 5000 तक, मतलब क्या उसने रैली मैम दिखाई है इवन केन्स। इवन पॉलीकैप भी हर नेगेटिव न्यूज़ के बाद वो शेयर जब चलता है तो नया हाई बनाया था। किसी ने नहीं अंदाज़ा लगाया था कि आईपीओ इस तरह के वंडर्स क्रिएट कर देगा। लेकिन पर केन्स अभी लास्ट 2 साल में ही इसने हाँ, बहुत बड़े वंडर्स किए हैं। मतलब ये तो एकदम लेटेस्ट लिस्टिंग है जो मुझे हमेशा ध्यान रहती है, क्योंकि इसने अपनी लिस्टिंग के साल भर में ही वंडर्स दिखा दिए। तो ये हर ऊपरी स्तरों पे क्योंकि नहीं रुकती है, और इसमें किसी की गलती नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। आप 100% 200 कितना वेट करेंगे, तो हर ऊपरी स्तरों पे बिकवाली आती ही है। तो बहुत इसलिए कम वो लोग रहते हैं। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ यही रहती है कि आप जो आपके पास आपने बेच दिया, एटलीस्ट कैपिटल निकल गया, बाकी शेयर आपके पास है, थ्रू आउट लाइफ के लिए होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिए ताकि अब नए आईपीओ के लिए फिर तैयार हो जाए। अब नए आईपीओ की बात हो रही है तो फिर शौर्य के पास चलते हैं। हाँ जी शौर्य जी, एक नया आईपीओ फिर खुला आज, और खुलते के साथ ही सुना 5 गुना 6 गुना सब्सक्राइब भी हो गया। क्या जी डिटेल बिल्कुल, है? अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन देखने की बात कर रहे हैं। 5 गुना 6 गुना, अब तो ये 9.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। रिटेल का इसमें 12 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो गए, और क्यूआईबी भी पहले ही दिन पूरी तरह सब्सक्राइब होते हुए नजर आए हैं। अगर आईपीओ की बेसिक डिटेल देखें तो इंडो फार्म इक्विपमेंट की अगर बात कर रहे हैं हम, तो उसमें 31 दिसंबर को खुला था और 2 जनवरी तक खुला हुआ है। प्राइस बैंड है 204 से लेकर 215 का। इसका इशू साइज थोड़ा छोटा है। इशू साइज की बात करें तो 260 करोड़ इसका इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू है 185 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 75 करोड़ के आसपास का। इन सबसे हम देख सकते हैं कि उसमें अच्छी खासी हमें इम्प्रूवमेंट और देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज जो है वो है फ्रेश इशू का। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इंडो फार्म और इंडो पावर 2 ब्रांड्स बनाती है जो नेपाल, सीरिया, बांग्लादेश में करते हैं। और हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट जैसे नाम है, तो जो फार्मिंग में अलग अलग इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है मशीनों की, उसके लिए कंपनी बनाती है। ट्रैक्टर्स भी कंपनी बनाती है, तो इस वजह से उसे अब उम्मीद भी आगे जताई जा रही है कि जो रूरल इकोनॉमी है वहाँ सुधार देखने को मिलेगा। तो ये भी कैसा लग रहा है, अच्छा प्रोस्पेक्ट है। उसमें अगर बात करें तो उसके ऊपर कंपनी को 80 रुपये का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब 37% का प्रीमियम। सीरिया में भी जाता है प्रोडक्ट? जी, सीरिया में चल रहा है क्या ट्रैक्टर का इस्तेमाल? जी, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, इन सारी कंट्री में होता है जहाँ भी एग्री रिलेटेड काम किया जाता है। नहीं सीरिया, लेकिन काम हो रहा है वहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट था। आशा मैम, क्या करना चाहिए जैसे ही ये खुला है आईपीओ, और खुलते के साथ ही करीब करीब 8 गुना सब्सक्राइब, 9 गुना, अब 9.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। वही अगेन बात है कि छोटा आईपीओ है, डिमांड आपको मिलेगा ही नहीं यहाँ पर, कितना भी आप भर लो, लेकिन जिनको मिलेगा उनके लिए लॉटरी के तौर पे कामकाज करेगा। आप कैसे रीड कर रहे हो इसके नंबर्स और डिटेल्स को? सुमित जी, आपने सीरिया की बात की तो मैं बताऊं, 93% डोमेस्टिक सेल्स से आ रहा है इसका, सेल्स का सिर्फ 7% एक्सपोर्ट से आ रहा है। तो वो आप उस बहुत पॉइंट रेलेवेंट पे नहीं है। इतना फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ देखें तो ये जो कंपनी है, बेसिकली मुझे लगता है कि इनका अब जो आने वाले टाइम में जो ग्रोथ ट्रिगर्स रहेंगे, एक तो ये डीलर नेटवर्क को बहुत बढ़िया ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और इसीलिए ये फंड्स भी उठा रहे हैं, क्योंकि एनबीएफसी के थ्रू इनकी एक सब्सिडरी है बरोटा फाइनेंस करके, तो वो एक एनबीएफसी का सेटअप भी इन्होंने करा। क्योंकि ट्रैक्टर फाइनेंसिंग में अगर बड़ी बड़ी कंपनियों में देखें तो उनका खुद का ओन इन हाउस फाइनेंसिंग भी होता है, तो उसके लिए भी ये पैसा उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बढ़िया ये डीलर नेटवर्क आगे जाते हुए इनकी बढ़ेगी, जिससे कि ग्रोथ आएगी। और ये जो क्रेन्स की बात की है, तो वहां पे इनके मार्जिन्स भी अच्छे होते हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक सेगमेंट इनके लिए बढ़िया रहेगा। तो मुझे ठीक लगती है ये कंपनी। सब्सक्राइब की रेटिंग है, कुछ एक लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से लगाया जा सकता है।
तो लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन आस्था मैम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है अगेन, अगर ये भी 100% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ फिर क्या किया जाएगा? देखिए इसकी इतनी उम्मीद तो मुझे नहीं लगती कि ये 100% तक प्रीमियम पे लिस्ट होगा। हाइपोथेटिकल है, मान इतनी लीजिए हो उम्मीद गया। तो नहीं। नहीं तो मुनाफा तो जरूर वसूल करिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर ये कुछ एक प्रीमियम पे भी लिस्ट होता है तो करिए, क्योंकि एक बार जो सुमित जी अभी आप भी बोल रहे थे वही बात है, अपनी कैपिटल को सेव कर लीजिए, बाकी जो बचता है वो बोनस समझ के रखिए और एंजॉय करिए। तो मेरे हिसाब से वही रहेगा कि कैपिटल को जरूर सेव करिएगा। अगर ये बहुत बड़े प्रीमियम पे लिस्ट होता है, इतनी बड़े प्रीमियम की उम्मीद तो मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर होता है तो मुनाफा वसूली इसमें बिल्कुल रिकमेंडेड है लिस्टिंग डे के दिन। तो आप थोड़ा मुनाफा ज़रूर लीजिए, ये हो या कोई भी आईपीओ हो, जहां आपको मुनाफा मिल रहा है एटलीस्ट कैपिटल निकाल लीजिए। बाकी आप पोजीशन के साथ अपने जैसी मर्जी कॉल लीजिए आगे चल के, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट कैपिटल निकाल लीजिए, पहली प्रायोरिटी। लेकिन हाँ, आज तक हमने इसमें सब्सक्रिप्शन की राय दी है फॉर लिस्टिंग गेन्स, और साथ साथ अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाह रहे हैं तो। अब शौर्य जी, ये साल खत्म हो रहा है, बड़ा एक्साइटमेंट रहा इस साल, 91 आईपीओज, 1,70,000 करोड़ का बड़ा नंबर, कल आप बता रहे थे। कौन कौन से बड़े नाम इस साल देखे हमने? जी, इस बार सबसे बड़ा नाम रहा था Hyundai मोटर का। Hyundai मोटर ने 27,000 करोड़ का आईपीओ लेकर आए थे, और लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। वही बात है, सबसे बड़ा आईपीओ रहा, तो आईपीओ जिस दिन खुला था उस दिन 7% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, और अभी भी अगर देखें तो शेयर नीचे ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद करते हैं स्विगी की। स्विगी का जो था वो 11,000 करोड़ का आईपीओ था, लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि इतना अच्छा रिस्पांस एकदम से नहीं मिला, लेकिन उसके बाद हमने देखा था स्विगी में अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, स्विगी पे काफ़ी ब्रोकरेजेस की कवरेज भी आई थी। तो उसके बाद से स्विगी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को नजर आया था, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में ये माना जा रहा है कि जोमेटो मार्केट लीडर रहेगा, लेकिन स्विगी सेकेंड पोजीशन पर रहेगा, और ये दोनों प्लेयर डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। तो जोमेटो से कम प्राइसिंग पर वो डिफरेंस प्राइसिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है हर तरह से, लेकिन फिर भी बाजार को उम्मीद है कि स्विगी भी अच्छा खासा ग्रोथ करते हुए नजर आएगा। तो स्विगी पर भी काफ़ी दाव लगाया जा रहा है, और काफ़ी ब्रोकरेजेस की हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है। फिर आते हैं एनटीपीसी ग्रीन की। एनटीपीसी ग्रीन की बात करें तो वहाँ भी कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था हमें, वो भी 10,000 करोड़ का आईपीओ था। इसमें जो बात करें वो ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास जो है लिस्ट होता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद हमने थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को नजर आई थी एनटीपीसी ग्रीन में लिस्टिंग के बाद। लेकिन अब आगे कैसा कारोबार होगा देखने वाली बात रहेगी, लेकिन इसमें यह भी आ रहा था कि अगर एनटीपीसी ग्रीन में ही लगाना तो डायरेक्ट एनटीपीसी में लगा दो, बड़ा नाम है वो। लेकिन इसको भी कुछ जो है कंसर्न जताया जा रहा था, क्योंकि प्राइसिंग एक्सपेंसिव रखी गई थी, तो थोड़ा कंसर्न नजर आया था। फिर है विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट 8,000 करोड़ का आईपीओ था, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी लिस्टिंग गेन देखने को मिला था, 40% से ऊपर जो प्रीमियम पर लिस्ट मिला था, और उसके बाद भी अच्छा कारोबार करते हुए कंपनी जो है नजर आ रही है। विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो ये माना जा रहा है कि रिटेल में एक अच्छा प्लेयर है। ऑल्दो रिटेल को जो है क्विक कॉमर्स से कंसर्न पड़ रहा है, ई कॉमर्स से कंसर्न पड़ रहा है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि कुछ प्लेयर रह जाएंगे, तो बाजार अभी इसको थोड़ा जो है पॉजिटिव साइड ही रिस्पॉन्स देता हुआ नजर आया है। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि प्राइस बैंड काफ़ी छोटा था, 74 का प्राइस बैंड था, तो एक साइकोलॉजिकल मार्क होता है, डबल फिगर है, तो वो भी विशाल मेगा मार्ट के फेवर में काम करते हुए नजर आए थे। तो ये वो कुछ कंपनियां हैं जिसमें इस साल लिस्ट हुए थे, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्या फंडामेंटल रहे, वो बता दिए। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या ये कंपनियां आगे भी अपने आप को इम्प्रूव करते हुए दिखेंगी या कैसे रहेंगी। 5 बड़े आईपीओज इस साल के आपकी स्क्रीन पर हैं। 27,870 करोड़ पे हुंडई सबसे ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। इन्हें LIC का भी रिकॉर्ड तोड़ा था और उसके बाद ये सबसे बड़ा आईपीओ बना। आस्था मैम, इनमें सब में बात करनी तो ज़रूरत नहीं होगी। स्विगी, एनटीपीसी ग्रीन, विशाल मेगा मार्ट तो आपका फेवरेट है ही, उस पर तो आते ही रहते हैं सवाल। सो ये 3 पे तो हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, लेकिन बजाज हाउसिंग और हुंडई, इन पे सवाल बहुत लोग फंसे होंगे, क्योंकि हुंडई आया आईपीओ ऊपर लेवल से और फिर वहाँ से नीचे आ गया, एंड बजाज हाउसिंग भी अच्छा लिस्टिंग गेन दिया, अभी भी लिस्टिंग के ऊपर है, इनफैक्ट प्राइस के इशू प्राइस के ऊपर है, लेकिन वहाँ पर भी निवेशक काफ़ी बड़ी मात्रा में फंसे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि और बड़ा गेन आ जाए, जैसी सिचुएशन हो। करना क्या चाहिए इन दोनों में? देखिए Hyundai में तो जब ये आया था तभी हमारी भी सलाह नहीं थी, क्योंकि वैल्यूएशन एक बड़ा कंसर्न था और वैल्यूएशन बहुत ज्यादा थे, और जब इतना बड़े साइज का इश्यू आता है और उसमें कुछ भी कंसर्न आता है तो सप्लाई का बहुत ज्यादा यहाँ होने की आशंका रहती। तो इसलिए मैंने Hyundai पे तो वैसे भी इसमें बहुत ज्यादा मैं पॉजिटिव नहीं थी। लेकिन हाँ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो अच्छा लिस्ट हुआ, उसके बाद ये नीचे आया,
तो उसके पीछे का कारण है कि एनबीएफसीज में जो एयूएम ग्रोथ आ रही है, आई थिंक वो अब एक देखने वाली चीज होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है अक्रॉस द बोर्ड अब ये एक ऐसा फैक्टर हो गया है जो ये एक सेक्टर का फैक्टर है जो कि हमें इसमें ट्रैक करना होगा। तो मेरे हिसाब से अभी आने वाले 3 महीने मुझे लगता है थोड़ा एनबीएफसी कंपनीज के लिए थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं, अभी जो नतीजे आएंगे वो भी थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में उसमें से इंक्लूडेड है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये वापस से ठीक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये ग्रुप का हमेशा से ये एक पहचान रही है, इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम अच्छा रिटर्न दिया है। तो आप अभी के लिए वेट करिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस के केस में कि ये ग्रुप की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, वैसे थोड़ा हल्का होने दीजिए, प्राइस टू बुक में नीचे आने दीजिए, फिर आप एंटर करिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अभी के लिए आप वेट कर सकते हैं वहाँ पर। और मैम स्विगी, क्या ये अगले साल भी चलेगा? नया ऑल टाइम हाई पे खड़ा है शेयर। देखिए बहुत चल गया है, अब परफॉर्मेंस देखने के बाद ही इस पे कमेंट करेंगे, क्योंकि जब ये आईपीओ आया था तभी भी मैंने बोला था कि ये इनकी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी है और वो अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट कर गए तो ये बहुत बढ़िया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है शायद मार्केट ने वो चीज भी कंसिडर की थी और उसके बाद हमने एक तरफा मूवमेंट देखा था। अब रिजल्ट्स पे निर्भर करता है, तो मैं अब पूरा रिजल्ट्स को ही ध्यान रख रही हूँ, उसके बाद ही मैं इसमें वापस से एक कमेंट कर सकती हूँ। अभी तो वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी। तो मैम आज शाम को कंट्रीब्यूट तो करोगे आप इसके रिजल्ट्स में? अभी तक तो कुछ ऐसे प्लान नहीं है। मतलब बाहर ही जा रहे हो फिर तो ये कंफर्म है, वरना घर पे होते तो बाहर से आ ही जाता खाना। नहीं, आपको बताती हूँ सुमित जी, मैं इसका इंस्टामार्ट ज्यादा यूज करती हूँ, मतलब क्योंकि ये काफी फास्ट सर्विसेज है, वो बात जरूर है कि इंस्टामार्ट तो यूज में आता है स्विगी तो का। मैम एक एक इससे टॉपिक भी उठ गया, आप क्योंकि पुणे में हो और पुणे में बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है डी मार्ट का, और डी मार्ट के स्टोर्स का वहाँ बहुत एक्टिव यूज़ भी होता है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है वीकेंड्स पे, क्योंकि मैं रहा हूँ पुणे तो मुझे पता है वहाँ का सिचुएशन। अब इंस्टा मार्ट के आने से क्या डी मार्ट के पे एक्चुअल हिट लग रहा है, और डी मार्ट ने क्या जो अपने इंस्टा सर्विसेज शुरू की थी जो उनको बीच में शेल ऑफ करनी पड़ी, वहाँ क्या सिचुएशन है? देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल डीमार्ट पे फर्क आया है इसके आने से। ये मेरे को भी इस तरह का मतलब ये अनुभव हो रहा है, लेकिन मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ हर एरिया में अलग अलग डीमार्ट स्टोर है, तो माइट भी पॉसिबल अलग जगह सिचुएशन अलग हो, लेकिन हाँ ये बात जरूरी है डीमार्ट के बिल्कुल सेल्स पे फर्क पड़ा है, स्पेशली इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट के आने से। किसी ने कल मुझसे एक सवाल ही पूछा था, क्या डी मार्ट बंद हो जाएगा फ्यूचर ग्रुप की तरह? आप इस पे क्या कहोगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कंपटीशन हमेशा हेल्दी रहता है और मुझे लगता है कि आगे वो भी स्ट्रेटेजीज में बहुत आगे निकलेंगे। किसी को भी आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, आगे इतना बड़ा सेटअप किया, और एवेन्यू सुपरमार्ट तो फर्स्ट कंपनी थी अपने आप में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कंपटीशन के आने से थोड़ी सी स्ट्रेटेजी शायद डीमार्ट भी चेंज करे अब। मुझे उसका जवाब एक ही समझ में आया था कि डी मार्ट अपने आप में एक रियल स्टेट कंपनी भी है इंस्टेड ऑफ रिटेल कंपनी, क्योंकि सारे स्टोर उनके खुद के हैं। हैं हाँ, जी। तो इसलिए उसको इतना आसानी से हिलाना पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर ग्रुप पे डेट बहुत था, ये डेट फ्री कंपनी है, सो बहुत सारे बदलाव हैं इन दोनों केसेस में, तो उन दोनों का कोई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस पर आगे बातचीत कभी करेंगे आशा मैम आपसे हम। लेकिन आईपीओ के बाजार में या फिर आईपीओ से डिटेल में इतना ही, तो वहाँ के आईपीओ को यहीं समेटते हैं। वाह क्या आईपीओ है।